शेखर जी अभी तक नहीं आए, एक बार फिर से फोन करो ना। अब मुझे अदालत जाने से कोई नहीं रोक सकता। अदालत अपना समय बर्बाद ना करके जल्द से जल्द अपना फैसला सुनावे। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज साहब, फैसला सुनाने से पहले एक बार मुझे भी सुन लिया जाए जज साहब। जबकि सच्चाई यह है जज साहब कि उस रात मुझ पर हमला पूरनचंद, बिरजू और मालती ने किया था। योर ऑनर, शेखर की गवाही के बाद पूरा घटनाक्रम अदालत के सामने स्पष्ट हो चुका है। अदालत लखन रावत को बाइज्जत बरी करती है। धर्मपाल भैया, कुछ भी हो, अपने देश के अपराधी चाहे कितने भी तेज और शातिर क्यों ना हो, कानून सच्चा है। क्यों सखाराम भैया, देर सवेर सही उनको अपनी सही जगह पहुंचा ही देता है। ठीक कहते हैं काका। दाजू आप सही कह रहे हैं, लेकिन दाजू मुझे ना कभी कभी लगता है कि जो अपने देश का कानून है ना, अपने देशवासियों की तरह थोड़ा सा नरम है। और नहीं तो इन कमबख्तों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी कि आने वाली 7 पुश्तें इन पे थूकती। धर्मपाल, इन्हें सजा मिली है तो इन्हें अपने अपराध का एहसास भी हो गया है। इन्हें और दुखी करके खुद अपराध ना करो। मुझे पूरा विश्वास था साहब कि आप जरूर आएंगे। मैंने गोल्ड दाता से मन्नत मांगी थी कि अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, जब इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरे लिए मन्नत मांगते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। कैसी बातें करते हो चला, तुम हो ही ऐसे कि तुमसे सब प्यार करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा वैद्य जी। वैद्य जी की बात हमेशा लाख टके की होती है। साहब, आज मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊंगा और चाय भी पिलाऊंगा। ना अभी कुछ दिन रहने दे। डॉक्टर साहब, आपको मेरे घर में आज निमंत्रण है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। देखिए डॉक्टर साहब, हमने आपको निमंत्रण पत्रिका तो नहीं दी, पर सच बताएं आज आप हमारे ही घर चलिए, क्योंकि चेली ने पहले से ही सोच लिया कि आपके लिए क्या बनाना है। आज आप हमारे ही घर चलिए, मानिए मेरी बात। मुझे आप सबका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन पहले मैं अस्पताल जाना चाहूंगा। मुझे कुछ फाइलों का काम खत्म करना है और मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि सुगंधा और पाकी के हाथ का खाने का निमंत्रण मैं स्वीकार ना करूं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। शिखर बेटा को जैसा लगेगा वो वैसा ही करेगा। पर वैद्य जी, डॉक्टर साहब के सर से अभी खतरा टला नहीं है। पूरन अभी तक फरार है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सारे लोग घर जाइए।
पूरन की अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मुझे खरोच भी लगा सके। और वो तो खुद ही भागता भागता फिर रहा है, लेकिन वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब लोग घर जाइए, मैं आपको कल सुबह आके मिलता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा निमंत्रण ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज हमारे चेहरों पर ये जो मुस्कुराहट है, इसकी वजह सिर्फ आप हैं। माना कि मुनिधार में पूरन जैसे दुश्मन हैं आपके, लेकिन हमारे जैसे अपने भी तो हैं। और आपके अपनों की संख्या आपके दुश्मनों से कहीं ज्यादा है। पता है मुझे सुगंधा, इसलिए तो मैं मुनिधार वापस आया अपने माँ बाप का विरोध करके। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बच्चे, ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब अपना। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे आप लोग साहब, ये प्रधान जी हैं, सुलेखा, पूरन की पत्नी। और ये सोनू है, बिरजू की पत्नी। साहब, ये दोनों लोग बहुत बहुत भले इंसान हैं साहब। नमस्ते, आइए बैठिए ना। क्या करें साहब, इन लोगों ने जो गलती करनी थी वो कर ली और उनकी सजा उनको मिल गई। अगर हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे दुख है इस बात का कि मैंने ऐसा कदम उठाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। शेखर बाबू, हम यहाँ कोई शिकायत लेकर नहीं आए। इस बात का दुख जरूर है, पर खुशी भी है कि गोलू दत्ता ने न्याय किया। उन लोगों ने आपके साथ जो किया, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। सुलेखा जी, मुझे पाखी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मुझे पता है कि आप बहुत ही नेक महिला हैं। पूरन अभी भी फरार है। अगर आपकी उनसे बात हो तो उन्हें समझाइएगा कि भागने से उनका अपराध और बढ़ रहा है। कानून से भागना उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। मैं क्या करूं साहब? हम दोनों तो सिर्फ सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो लोग तो हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं, उसकी सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ती है। हम दोनों बहनों की तो किस्मत ही खराब है। आप लोग दुखी मत होइए, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अगर आप लोगों को कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल दीजिएगा। सजा इंसान को सुधारने के लिए दी जाती है और बाकियों के लिए सबक होता है कि बुरा काम करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा शेखर बाबू, हम लोगों को इजाजत दीजिए। चलते हैं। साहब, भगवान भी कितना बड़ा खिलाड़ी है। ये दोनों औरतें कितनी अच्छी हैं और उनके पति, उसकी मर्जी वही जाने। संभालो अपने आप को, संभालो। दुखी होने से दुख और बढ़ता है। अपनी किस्मत को कबूलने की कोशिश करो, अब ठीक हो जाएगा सोनू। क्या ठीक हो जाएगा दीदी? क्या ठीक हो जाएगा?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या सोचूं। मेरे लिए तो दिन और रात सब अंधेरे से भर गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। अब कैरियर सब ठीक हो जाएगा। गुंजू दत्ता सब ठीक करेंगे सोनू, देखना सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो सुलेखा, कहाँ हैं आप और ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे मेरी बात छोड़, तू इतना देर क्यों लगाई फोन उठाने में? किसी का भागने की तैयारी कर रही है तू? बोल। आप हैं कहाँ? इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा, आप सरेंडर कर दीजिए। अरे मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे समझाने की कोशिश मत कर तू। और मेरी बात ध्यान से सुन, याद हम पहली बार मिले थे वहां पे, मैं चुप कर बैठूं, जल्दी से खाना लेकर आ, थोड़ा खाना पेट में जाएगा, थोड़ा दिमाग चलेगा, फिर आगे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छी तरह से पता चलेगा। जल्दी आ तू। ठीक है, मैं खाना और पानी लेकर आती हूँ। भगवान सब कुछ दे पर ऐसी लुगाई ना दे, परेशान करके रखा हुआ है, नाक में दम किया हुआ है। पूरन अभी भी फरार है। अगर आपकी उनसे बात हो तो उन्हें समझाइएगा कि भागने से उनका अपराध और बढ़ रहा है। कानून से भागना उनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं सुलेखा बोल रही हूँ। पूरन जी पुराने मंदिर के पास वाले जंगल में छुपे हुए हैं। आप लोग जल्दी पहुंचिए वरना वो वहां से निकल जाएंगे। ठीक है। कैसे औरत है आप दीप? आप अपने पति को गिरफ्तार करवा रही हैं और आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा? एक मैं हूं जो रो रही हूं, तड़प रही हूं, हर वक्त सिर्फ ये सोच रही हूं कि कैसे अपने पति को जेल से छुड़ाऊं। ऐसा क्या करूं कि वो जेल से बाहर आ जाए? दीप, वो जैसे भी है, जो भी है, आखिर है तो मेरे पति ना। मैं जानती हूँ कि गलती उनकी है, फिर भी उनका साथ दे रही हूँ। सोनू, उन्हें गिरफ्तार करवाकर मुझे भी कोई सुख नहीं मिल रहा, और हम अगर चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो तो हमें खुद अपने साथ न्याय करना पड़ेगा, तभी गुंजू दत्ता हमारी मदद करेंगे। दीप, मुझे आपकी ये स्कूली बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मैं घर जा रही हूँ। साहब, सांसों का व्यापारी क्यों बन बैठा धनवान, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधान, बोल ना। कष्ट है दल बदल फिर रहे तेरे बंदे मारे मारे आवतन, धरती पर मुनिधार की सुन सदा। लखन रावत को बाइज्जत बरी कर दी। बाप रे बाप, बड़ी भूख लग रही है जोरों की। कब आएगी वो, कब जाएगा खाना हमारे पेट में, कब दिमाग में बातें आएंगी, कब हम सोचेंगे क्या कर। आ गई, अरे आजा आजा, मेरी चुड़ैल आ गई। हिलना मत पूरन, गोली मार दूंगा। डाल हथौड़ी डाल। गोली मत मारना। देखिए ना, हमारे लुगाई को बोला था कि खाना लाने के लिए, उसने भेज दिया पूरा थाना। खाना खिलाते।
शेखर बाबू आपके लिए कुछ खाना लाए थे। अरे इसकी क्या जरूरत थी, सकाराम ने तो खाना बना लिया। चलो खैर छोड़ो। और संजय कैसे हो? मैं तो एकदम मस्त हूँ शेखर बाबू। मैं आपसे मिलने कोर्ट में आने ही वाला था, लेकिन दी जाना वो मुझे ले ही नहीं आई। मैंने सुना है आपने पूरन और उनकी गुंडों की खूब पिटाई की है, हीरो की तरह। बाकी मुझसे मिलने अभी सुलेखा और सोनू आए थे। सोनू बहुत दुखी थी। वो दोनों बहनें बहुत नेक हैं, पर औरत की किस्मत ही ऐसी होती है कि उन्हें हर हालात से जूझना पड़ता है। पूरन की कोई खबर लगी? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। सुबह इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ इसके बारे में क्या हुआ। शेखर बाबू आप घर चलकर क्यों नहीं रह लेते? आपकी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर रहने का इंतजाम भी ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, ये भी तो मेरा ही घर है। बस थोड़े दिन रुक जाओ, इसे भी मैं अपना घर बना ही लूंगा। बाकी दीप, आप डॉक्टर साहब की चिंता बिल्कुल मत करिए। डॉक्टर साहब की सेवा में मैं यहाँ 24 घंटे तैनात हूँ। ठीक है फिर अब हम चलते हैं, रात भी बहुत हो गई है, घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे। चल संजय। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा सकाराम को भेजूं? तुम अकेले कैसे जाओगी? ना ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो रोज का रास्ता है। चल संजय। सही समय पे दवा लेते रहना, भूलना मत। हाँ हाँ जाओ, ठीक है। हाँ नमस्ते, नमस्ते। माँ ये जो है ना, ये अरे शेखर आओ आओ बैठो। नमस्ते भाई। नमस्ते। पूरन गिरफ्तार हो गया। हाँ, मंदिर के सामने पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जरूर सुलेखा ने ही पकड़वाया होगा उसे। आप ठीक कह रही, तुम आ गए बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे गांव में कोई भी मरीज नहीं मरेगा। हाँ वैद्य जी, लेकिन कुछ दिन तो इलाज आप ही को करना पड़ेगा। मैंने डिपार्टमेंट से दवाइयाँ मंगाई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। थैंक यू। ये चाय का काढ़ा ज्यादा लग रहा है। बाकी इनके लिए दूसरी चाय ला दो, इन्हें शहरी चाय पीना पसंद है। अरे पी लो बेटा, ये आयुर्वेदिक चाय है। ये स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन इससे मानसिक तनाव और मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है और बहुत से फायदे हैं इसके। पी लो। लाइए मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, अब मैं यही चाय पीऊंगा। अच्छा है, आयुर्वेद के ज्ञान के साथ साथ उसका फायदा भी उठा लूंगा। मैं तो गवार अनपढ़, चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकती, यहाँ तक कि खुद की भी नहीं। भूजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए, कोई रास्ता नहीं दिखा। विकास, खुद को संभालो और उन्हें जेल से निकालने का उपाय सोचो। विकास,
मुसीबत में परेशान होने से मुसीबत और बढ़ती है, बल्कि इस समय तो हमें अपने दुख से उबरने का उपाय सोचना चाहिए। बार बार एक ही बात को सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि हम ये सोचे कि हम उनकी रिहाई कैसे करा सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। एक तरफ देखता हूं तो ईजा से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है। ईजा ने आज तक मुझे अपने बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी, मेरी सारी जरूरतें पूरी की, मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मेरे लिए किया। फिर ख्याल आता है उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत तरीके से किया, भ्रष्टाचार किया। अरे डॉक्टर साहब की हत्या करने की कोशिश में उन लोगों का साथ दिया। मुझे नफरत सी होती है उनके पैसों से और अपने आप से। विकास, इतना मत सोचो, बल्कि तुम्हें इस वक्त अपनी माँ की रिहाई के बारे में सोचना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। मैं तो गंवार हूँ, अनपढ़, चाह के भी किसी की मदद नहीं कर सकती, यहाँ तक कि खुद की भी नहीं। भौजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, कोई रास्ता नहीं दिखा। विकास, खुद को संभालो और उन्हें जेल से निकालने का उपाय सोचो। तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम्हें तो कानून की बात भी पता है। विकास, हमें कुछ भी करके उन्हें जेल से निकलवाना है। मुझे किसकी रिहाई कराओ? एक अपराधी हत्यारे की? बोलो भौजी, अपराधी का साथ देना भी अपराध है और मैं अपनी माँ की तरह अपराधी नहीं बनना चाहता। विकास, से कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारी ईजा है और वो एक अपराधी भी है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम सबकी सोच एक जैसी। हाँ, सुलेखा दीद भी ऐसा ही सोच रही है। विकास, मेरी मदद करो, मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके अपने पति को छुड़ाना है। मेरी मदद करो विकास। भौजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। अरे मेरी ईजा ने अपने लालच के खातिर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। अरे अपने ही गांव में छुप कर रहना पड़ रहा है मुझे। जी करता है कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। बीजू, पूरन जी और मालती ने डॉक्टर साहब को मार के जंगल में फेंक दिया। उन लोगों की नजर में किसी की जान की कोई कीमत नहीं, और जो लोग दूसरे की जान की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो। ऐसी बात नहीं है, मैं आज फोन करने ही वाला था। ये बताइए ना कि मेरी भाभी अम्मी बाकी के क्या हाल है? चुप। अच्छा सुना, माँ को फोन दे। अरे ना। हेलो। हाय माँ। कैसा है तू?